Hi learners, good morning, good afternoon, good evening. I am Rajesh Kumar. Welcome you in my YouTube channel C&D classes. Learners, just you see on your screen, you are seeing one topic. That topic name is in Hindi भयावह रसायन के निर्माण भंडारण एवं आयात संशोधन नियम 2000। लर्नर ये स्क्रीन पे ये हमने एक हेडिंग के रूप में देखा। इसी के तहत चर्चा करना है कि भयावह रसायन के निर्माण भंडारण व आयात संशोधन अधिनियम 2000 क्या था। इसी चीज़ पे हमें चर्चा करना है। तो लर्नर्स हम इसमें बताने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पेज पे हाय लर्नर्स, यह नियम अर्थात भयावह रसायनों के निर्माण भंडारण एवं आयात संशोधन नियम 2000 केंद्र सरकार के गजट संख्या SO 966 दिनांक 27 नवंबर 1989। लर्नर्स, इस तिथि को प्रकाशित होने के दिन ही पूरे देश में लागू हो गया। जो हमारा भयावह रसायनों के निर्माण भंडारण एवं आयात संशोधन अधिनियम था, वह जो देख रहे हैं लर्नर SO 966 दिनांक 27 नवंबर 1989 को प्रकाशित होने के साथ ही साथ यह अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया। लर्नर्स, बताने का प्रयास किया जाए इस अधिनियम संशोधन अमेंडमेंट SO 57 और दिनांक 19 नवंबर 2000 में किया गया। तो लर्नर्स, ये देख रहे हैं जो हमारा एक सरकारी जो गजट हुआ जो 27 नवंबर 1999 को पूरे देश में प्रकाशित हुआ और पूरे देश में लागू हुआ, लेकिन इसे जब पुनः संशोधित किया गया अर्थात 19 नवंबर 2000 में इसे पुनः संशोधित करके को लाया गया। सबसे पहले यह नियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 लर्नर देख रहे हैं 1986 के खंड कह सकते हैं। 1986 में जो संशोधन हुआ था उसके खंड 6, 25 व 8 के द्वारा जारी किया गया। जो अमेंडमेंट किया गया था वह 6, 8 और 25 के तहत इसे जारी किया गया। भयावह रसायनों का उपयोग करने वालों को संभावित दुर्घटना की पहचान कर लेनी चाहिए और पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी अपनाने चाहिए। अर्थात जो लोग भी भयावह रसायन के निर्माण भंडारण और आयात के कार्य कर रहे हैं उन्हें को इसे दुर्घटना से पहचान कर लेनी चाहिए और इसके पर्याप्त सुरक्षा का भी उनको अपना लेना चाहिए तथा इस रसायनों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को समुचित जानकारी देना चाहिए। अर्थात जो भी व्यक्ति इसमें कार्य कर रहा है उस व्यक्ति को समुचित जानकारी इस रसायन के बारे में होनी चाहिए और भयावह रसायनों के पात्रों पर विशिष्ट सूचना का लेबल लगा देना चाहिए और जो भी रसायन है उस रसायन पे यह लेबल लगा देना चाहिए कि यह रसायन जो इतना खतरनाक है, चाहे जिससे रिलेटेड मतलब इसकी भयावह को लेकर के उस पर सूची चस्पा कर देनी चाहिए। उद्योग में कार्य प्रारंभ करने से पहले सुरक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। अर्थात जब भी किसी रसायन का प्रयोग किया जा रहा हो लर्नर तो उस दशा में यह प्रस्तुत कर देना चाहिए कि इस रसायन का उपयोग होने जा रहा है। कार्यस्थल पर आकस्मिक योजना हमेशा तैयार कर तथा कार्यशील अवस्था में और भयावह रसायनों के आयात में सभी अभिलेख तैयार होने चाहिए। जितने भी हमारे क्या कर सकते हैं रिपोर्ट हैं, प्रत्येक रिपोर्ट को क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। चाहे यूज़ करना हो तो, चाहे निर्यात करना हो तो, किसी भी प्रकार का अभिलेख वहाँ पे छोड़ना नहीं चाहिए। प्रत्येक प्रकार के अभिलेख को वहाँ पर तैयार करके संबंधित अधिकारी संबंधित कार्यालय को सौंप देना चाहिए, क्योंकि इसका उपयोग अगर इस तरीके से धड़ल्ले से होगा तो जो भयावह रसायन है इनका दुरुपयोग अर्थात कह सकते हैं कि इसका विषाक्त किसी भी जगह पे पहुंच सकता है जो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। सो लर्नर्स, जस्ट सी ऑन द नेक्स्ट पेज। हाय लर्नर्स, तो इस करंट पेज को देख रहे हैं
जो भयावह अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्थगन नियम 2003। अब हम इसमें देखने का प्रयास करते हैं लर्नर, जो ये नियम पारित किया गया 2003 में, भयावह अपशिष्ट अर्थात जो कूड़े करकट इसके जो थे उसके प्रबंध और स्थगन के नियम जो 2003 में आए, वो क्या क्या नियम बन कर के आए लर्नर, उस पर हम चर्चा करते हैं, चाहे उस पर देखने का हम प्रयास करते हैं। लर्नर्स कह रहा है यहाँ पर, जो पहला इसका अधिनियम था 2003 में पारित किया गया, वो कह रहा है कि यह सबसे पहले नियम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अनुच्छेद 6, 8 और 25 जो लर्नर अभी ऊपर चर्चा किया गया के अंतर्गत 28 जुलाई 1989 में केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया और यह नियम प्रकाशित होने के ही तिथि से लागू किया गया। अर्थात जो अमेंडमेंट 6 to 8 और 25 जो एक्ट संशोधित किया गया 28 जुलाई 1989 को केंद्र सरकार ने जब एक गजट प्रकाशित करता है, उसके साथ मान लिया जाता है कि यह देश में एक कानून के रूप में कार्य करेगा। लर्नर्स यहाँ पे अब हम चर्चा करते हैं जो दूसरा पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में कह रहा पुनः यही जो था दिनांक 6 जनवरी 2000 और दिनांक 20/5/2003 द्वारा इसे संशोधित किया गया। अर्थात जो अधिनियम बना 1986 में उसे पुनः 20/5/2003 को क्या कर दिया गया, संशोधित कर दिया गया। तो लर्नर्स इस तरीके से संशोधित करने में जो कुछ नए रूल्स निकल करके आए। पुनः लर्नर्स अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे जो हमारा तीसरा अधिनियम था, वो यह कह रहा है इस नियम में भयावह पदार्थों को किस प्रकार से उपयोग किया जाए और उनका समापन सुरक्षापूर्ण किस प्रकार से किया जाए, इसका विस्तृत वर्णन दिया गया। तो लर्नर जो तीसरा पॉइंट है बहुत सिंपल है कि भयावह रसायन को लेकर के उपयोग के दृष्टिकोण से सुरक्षात्मक रूप से किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाए, इसका तीसरे में इसका विस्तृत वर्णन किया गया। लर्नर्स हम चौथे पॉइंट में देखने का प्रयास करते हैं। जो चौथा पॉइंट है वो ये कह रहा है जो खतरनाक रसायन अपशिष्ट उत्पन्न कर रही हैं, अर्थात जो संस्थान है, कुछ ऐसी संस्थान है जो खतरनाक अपशिष्ट रसायन को उत्पादित कर रही, उत्पन्न कर रही हैं, उन्हें कर्तव्यों उसकी जिम्मेदारी भी इस नियम में वर्णित है। अर्थात चौथे में ये बताया गया कि जितने भी संस्थाएं हैं जो खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न कर रही हैं, उनकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी क्या है, यह चौथे नियम में क्या कर दिया गया, पूर्व विस्तृत रूप से बताया गया। लर्नर्स अब हम देखने का प्रयास करेंगे जो पांचवा हमारा है, इस पांचवें में क्या ऐसा प्रावधान किया गया भयावह अपशिष्ट को लेकर के। इस नियम में यह जो सूची 1 में उल्लेखित निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थों पर भी लागू है। सूची 3A जो लिस्ट था 3A, उस 3A में आयात निर्यात के लिए अपशिष्ट पदार्थों पर भी नियम लागू है। कह रहा है जो सूची 1 में 3A थी उसमें यह बताया कि जो भी रसायन आयात और निर्यात किए जाते हैं उनके अपशिष्ट पदार्थों पर भी नियम लागू होते हैं। तो लर्नर्स यहाँ पे हम छठे पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। बताया जा रहा है यह नियम जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अंतर्गत आने वाले जल अपशिष्ट एवं उत्सर्जित गैसों पर भी लागू नहीं होता है। इसमें एक ढिलाई दी गई कि जब यह 2003 में जब नियम लाया गया तो जल अधिनियम और वायु अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपशिष्ट और उत्सर्जित गैसों को इस पर लागू नहीं किया गया, अर्थात इसको इससे फ्री रखा गया। लर्नर्स पुनः यहाँ पे हम देखने का प्रयास करते हैं जो 7वां पॉइंट है। 7वें पॉइंट में लर्नर्स ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जिस स्थान पर देखते हैं जिस स्थान पर भयावह अपशिष्ट एकत्र पर्याप्त उपचारित भंडारित व निस्तारित किए जाते हैं उसे भयावह अपशिष्ट स्थल कहते हैं। भयावह अपशिष्ट स्थल किसे कहा जाएगा, जहां पर यह भयावह अपशिष्ट एकत्र होते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, उपचारित किए जाते हैं, मतलब उनको शुद्ध किया जाता है, चाहे अन्य तरह से भंडारित किया जाता है, निस्तारित किया जाता है, उस स्थान को अपशिष्ट स्थल के रूप में स्थान दिया गया कि यह स्थान मतलब बहुत भयावह है, यहाँ पर प्रत्येक काम सावधानी पूर्वक किए जाने चाहिए। लर्नर्स 8वें पॉइंट्स में हम चर्चा करने की बात करते हैं, बताने का प्रयास करता है भयावह अपशिष्ट का स्थगन अच्छी तरह से करना चाहिए। अर्थात जो स्थगन का कार्य होता है वो अच्छी तरीके से होना चाहिए तथा स्थगन को प्रारंभ करने से पहले अधिकार पत्र
प्राप्त कर लेना चाहिए। अर्थात जहाँ कहीं भी अगर इस प्रकार के पदार्थ को स्थगन करना हो तो संबंधित अधिकारी से मतलब अधिकार पत्र प्राप्त कर लेना चाहिए कि हाँ मुझे इसी स्थान पे इसको क्या करना है, स्थगन करना है, अन्यथा यह जो खतरनाक हमारे अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, रसायन होते हैं, यह कई प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इस कार्य को किया जाना चाहिए। लर्नर्स, अब हम यहाँ पे बात करेंगे 9वें पॉइंट में बताने का प्रयास कर रहा है, अधिकार पत्र का समय समाप्त होने से पहले ही नए अधिकार पत्र के लिए आवेदन कर देना चाहिए। अर्थात जब भी इस तरह का कोई भी संस्था हो, चाहे कोई भी ऐसे कह सकते हैं स्थान हो जहाँ पर इस प्रकार के पदार्थ को हम स्थगन करते हैं, तो अभी एक पत्र अभी उसकी वैलिडिटी हो, उस वैलिडिटी से पहले ही हमें आवेदन कर देना चाहिए कि इस प्रकार के अधिकार पत्र की मुझे ज़रूरत है और मेरा डेट लैप्स होने वाला है। क्योंकि यह जो आप संज्ञान में होकर के रह के इस कार्य को करेंगे तो आप समस्याओं से बच सकते हैं। लर्नर्स, यहाँ पे जो 10 पॉइंट है उस 10 पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, इस 10 पॉइंट में कहा गया है खतरनाक अपशिष्ट से उत्पन्न और उल्लेख स्थल पर ही तैयार करना चाहिए। लर्नर्स, करा खतरनाक अपशिष्ट के उत्पादन और अभिलेख स्थल पर ही तैयार करना चाहिए। जो कुछ भी है इसका रिकॉर्ड तैयार करना हो लर्नर्स, उसके स्थल पर ही अर्थात जहाँ पे तैयार किया जाता है वहीं पे कर लेना चाहिए तथा इस स्थल की पहचान अभिकलन व विकास राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति से करनी चाहिए। अर्थात यह कार्य करना भी इतना नहीं है, अब जब जो जितने भी प्रांतीय बोर्ड हैं चाहे केंद्रीय बोर्ड हैं उसके अधिकार पत्र को प्राप्त करके चाहे उससे अनुमति लेकर के इस कार्य को किया जा सकता है। लर्नर्स, इस कार्य में लगे हुए कर्मचारियों को उपकरण व प्रशिक्षण उपलब्ध कराना होता। तो इसमें तमाम सारी इस तरह से विसंगतियां थी जो इसमें बताया गया, जो 2003 में इस नियम को पारित किया गया था। तो लर्नर्स, आते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं। हाय लर्नर्स, फ्रंट पेज पे देख रहे होंगे लिखा है जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्थगन संशोधन नियम 2003। अर्थात लर्नर्स, जो हमारे चिकित्सीय जैव चिकित्सीय जो संस्थान है चाहे उससे जो निकलने वाले जो अपशिष्ट हैं उनका हम प्रबंधन और स्थगन कैसे करें, इस संदर्भ में जो नियम थे उस नियम में संशोधित करके 2003 में नए नियम लाए गए। तो लर्नर्स, इस नियम में क्या क्या कहा गया है, जो जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्थगन संशोधन नियम 2003 था, कौन कौन सी बातें ऐसी की गई हैं लर्नर्स, अगले पेज पे हम लेकर के आ रहे हैं कि इस नियम में कौन कौन से नियम सुझाए गए जो प्रत्येक लोगों को इसमें मानना था। सो लर्नर्स, हाय लर्नर्स, स्क्रीन पेज पे देख रहे हैं जो हेडिंग की चर्चा हमने पहले कर ली है, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन स्थगन संशोधन नियम 2003, ये चर्चा हमने पहले कर लिया है। तो लर्नर्स, सीधे पॉइंट पर आते हैं कि जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन स्थगन संशोधन अधिनियम में क्या बात कही गई उस पर हम चर्चा करते हैं। लिखा गया, यह अधिनियम सबसे पहले इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 धारा 5826A के अंतर्गत प्रकाशित किया गया। अर्थात जो संशोधित जो अमेंडमेंट था वह 2003 में जो लागू किया गया वह जो था 5826A के अंतर्गत वो प्रकाशित किया गया। लर्नर्स, यह नियम उन सभी व्यक्तियों पर लागू होता है जो जैव चिकित्सीय अपशिष्ट उत्पादन, संग्रहण, प्राप्ति, भंडारण, परिवहन, उपचार, निस्तारण व स्थगन करते हैं। इन सारे लोगों पे लागू होता है कि जो लोग इस कार्य में होते हैं, चाहे उत्पादन का कार्य हो, चाहे संग्रहित का कार्य हो, चाहे प्राप्ति का कार्य हो, चाहे भंडारण का कार्य हो, चाहे परिवहन का कार्य हो, चाहे उपचार के रूप में, चाहे निस्तारण के रूप में, और यह स्थगन के रूप में भी अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उस व्यक्ति पर यह कानून लागू होता है। लर्नर्स, बताने का प्रयास कर रहा है, तथा मनुष्यों एवं जानवरों के चिकित्सीय परीक्षण, डायग्नोसिस, उपचार एवं टीकाकरण आदि में से उत्सर्जित अपशिष्ट व संशोधन कार्यों में उत्सर्जित अपशिष्ट जैव चिकित्सीय अपशिष्ट कहलाते हैं। लर्नर्स, कह रहा है जो मनुष्य हैं, चाहे जो जानवर हैं, चाहे चिकित्सा परीक्षण, उपचार, टीकाकरण आदि से उत्सर्जित अपशिष्ट एवं शोध के कार्य जो उत्सर्जित किए जाते हैं वे सब जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के रूप में कहलाते हैं। लर्नर्स, आगे कह रहा है, इस नियम का अनुपालन सुनिश्चित कराने व कार्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का है। अर्थात जिससे संबंधित जो कोई भी अगर इस तरह से कानून का पालन करवाने की बात है तो यह राज्य प्रदूषण जो नियंत्रण बोर्ड है वह इस नियम का पालन करवाए। और बताया गया
नियमानुसार एक अपशिष्ट को अन्य अपशिष्ट के साथ नहीं मिलाना चाहिए। उत्पादन व स्थल पर ही एक अपशिष्ट अलग अलग पात्रों में छांटकर अलग कर देनी चाहिए। अर्थात जितने भी अगर अपशिष्ट की पदार्थों की अगर काइंड्स कह सकते हैं, अगर प्रकार अलग अलग हो तो उसमें एक मिला करके उसको नहीं रखना चाहिए, उसको अलग अलग छांट करके ही अलग कर देना चाहिए। लर्नर्स आगे देखते हैं, जैसे मनुष्यों की शल्य चिकित्सा क्रिया एटोनॉमी, जानवरों एवं जीवाणु संबंधित अपशिष्ट पीले रंग के प्लास्टिक थैले में एकत्र किया जाता है। लर्नर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जान लेना चाहिए कि जो मनुष्य की जो शल्य चिकित्सा क्रिया की जाती है, चाहे वो जानवर का हो जीवाणुओं का, वो सभी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं पीले रंग के प्लास्टिक थैली में एकत्र किया जाता है। लर्नर कह रहा है जिसका या तो उपचार किया जाता है या जला दिया जाता है या फिर जमीन में गहराई में दबा दिया जाता है। ये काम होता है पीले रंग के जितने भी हमारे क्या कर सकते हैं प्लास्टिक में रखे जाते हैं, उनको या तो जला दिया जाता है या फिर ज़मीन में गहराई में उनको गाड़ दिया जाता है, चाहे अपने शब्दों में कह सकते हैं कि दबा दिया जाता है। इस तरह से 3 रंगों का प्लास्टिक बैग प्रयोग किए जाते हैं जो इन थैलों पर लेबल लगाने के तरीके निर्धारित कर दिए जाते हैं। और इस तरीके से देखते हैं कि जब भी हम किसी अपशिष्ट पदार्थ को प्रबंधन के रूप में चाहे हस्तगन के रूप में रखते हैं तो 3 रंग के प्लास्टिक के जो डिब्बे यूज़ किए जाते हैं वो लाल होता है, हरा होता है और पीले रंग का होता है। लर्नर्स आगे देखने का हम प्रयास करते हैं। जिस पॉइंट पे हमें जो चर्चा करना है वो ये है कि जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के परिवहन एवं निस्तारण की जिम्मेदारी नगर पालिका की होती है। अर्थात जैव चिकित्सीय अपशिष्ट परिवहन एवं निस्तारण की जिम्मेदारी नगर पालिका की होती है। और कह रहा लर्नर, और इस अपशिष्ट को कहाँ जलाना है, इस स्थान को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी नगर पालिका की होती है। अब जितने भी हमारे जैव चिकित्सीय अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको जो परिवहन के रूप में कहीं पे उनको डिस्पोज करना होता है तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, नगर पालिका की होती है। कहाँ पे करना है, किस स्थान पे करना है, ये नगर पालिका इस पूरा ब्यौरा रखता है। नगर पालिका के दायित्वों के अतिरिक्त सारी जिम्मेदारी जैव चिकित्सीय अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली संस्था अथवा प्रयोग करने वाली संस्था का भी होगा। अर्थात ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको स्थगन के रूप में नगर पालिका ही उत्तरदायित्व होती है, इसमें उत्पन्न करने वाले संस्थाएं भी जिम्मेदार होती हैं कि किस तरीके से इसको उत्पन्न करने पे कम से कम इसका उपयोग किया जाए। नियमानुसार इस अपशिष्ट के उपचार और निस्तारण की विधियाँ अग्रवत है जो बताया गया इसमें। लर्नर्स देख रहे हैं, पहला जो है यहाँ पे उसमें भस्मक के रूप में इसको चाहे तो हम कर सकते हैं, ऑक्टोलोविंग करके कर सकते हैं। लर्नर्स आगे कह रहा माइक्रोवेविंग का प्रयोग करके, रसायन द्वारा जीवाणुओं का नाशक का प्रयोग करके, महीन अपघर्षण तथा जमीन की गहराई में दबा करके भी इसे संशोधित किया जा सकता है। तो लर्नर्स इस तरीके से देखते हैं कि हमारा जो जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्थगन अधिनियम 2003 था, यह मतलब उसको किस स्तर से हम इन अपशिष्ट पदार्थों को हम स्थगन करें, प्रबंधन करें, यह इसमें नियम सुझाए गए। जो लर्नर्स